हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैप्स के बारे में समझा। ठीक है, मैप्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनका फर्दर जो क्लासिफिकेशन हमने देखा स्केल के बेसिस पे और उसके फंक्शन के बेसिस पे। उसके बाद डिफरेंट मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स देखे हमने। ठीक है, और हर एक के बारे में समझा। आज हम उसी स्केल की बात करने वाले हैं जो मैप्स ड्रॉन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर। तो ये स्केल होता क्या है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे मैप स्केल की। उसके बाद उसको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल हैं उनके फर्दर कैलकुलेशन के बेसिस पे कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मैप स्केल, और इसके बाद हम मैप के जो एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं मैप के ऊपर। ठीक है, तो उन सभी को आज हम के लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैप स्केल देख लेते हैं कि मैप्स कैन बी ड्रॉन डेट आर रीजन स्पेसिफिक। डेट इज मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर किसी स्टेट का हो सकता है, या फिर किसी कंटिनेंट, कंट्री, होल वर्ल्ड का भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन हमारे पास मैप्स के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं। It is impossible to represent the whole surface of the earth on a single plain piece of paper in its actual size, because for this we need a very long paper of the same size as the earth। अगर हमें सेम शेप के, सेम साइज के जो रियल वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं उस टाइप के फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें सेम साइज ऑफ अर्थ एज अ पेपर चाहिए होगा। बट ऐसा नहीं होता है हमारे पास। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी मेक यूज ऑफ ए स्केल टू रिप्रेजेंट अ पार्ट और एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जिस पार्ट ऑफ अर्थ को हम मैप के ऊपर कवर कर रहे हैं उसके अंदर जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे एक स्केल के बेसिस पे मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कि अगर हम मैप पे उस फीचर को, साइज को फाइंड आउट करते हैं कि इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना मिलीमीटर है, वही हमारे पास स्केल के बेसिस पे रियल जो ग्राउंड के ऊपर लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, सो स्केल helps us to reduce whole or a portion of earth to a size which is convenient and handy to represent the portion to be shown, as well as has specific scientific and logical value। तो लॉजिकल वैल्यू मतलब जितना डिस्टेंस है, उनका जैसा शेप है, वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड होनी चाहिए। और साइंटिफिक भी हमारे पास जो वैल्यू है वो मैप के ऊपर सेम टू सेम शो की जाती हैं। देयरफॉर मैप्स आर स्केल्ड डाउन सो दैट दे फिट ऑन अवेलेबल पेपर। ठीक है, तो जो पेपर का साइज है उसी के ऊपर हम एक पर्टिकुलर स्केल के बेसिस पे फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए मैप स्केल एज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि स्केल रेशियो होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑन द मैप किसी पर्टिकुलर फीचर का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड या फिर रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स मैप स्केल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मैप के ऊपर किसी और लोकेशन के दो पॉइंट्स का डिस्टेंस नाप रहे हैं, एक्चुअली वही सेम पॉइंट्स का भी ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। उन दोनों के रेशियो को हम स्केल कहते हैं। ठीक है, thus map scale is a method for expressing relationship between map distance and ground distance or distance on the surface of the earth। So understanding map scale is very important to know the size of the land features represented on a map and relative distances between them। तो यही हमारे पास लॉजिकल रिलेशनशिप भी है कि उनके बीच का जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में या फिर ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस अवेलेबल है वही डिस्टेंस स्केल के बेसिस पे मैप के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्केलिंग डाउन ऑफ द मैप every part of the map should be scaled down by the same amount। This will ensure that every feature on the map is in the same proportion। Suppose if a city is twice as large as a neighboring town, an accurate scale map will show the same relationship on paper। मतलब कि अगर रियल वर्ल्ड में कोई भी एक टाउन है उसके डबल हमारे पास नियर बाई सिटी है, तो मैप के ऊपर भी हमारे पास भले स्मॉल साइज में रिप्रेजेंटेड हो, बट जो पेपर के ऊपर इसका साइज है एक्स है तो इसका भी साइज हमारे पास 2x होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी अगर इसका साइज a है तो ये 2a के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि स्केल डाउन किया जा सकता है, बट जो लॉजिकल रिलेशनशिप है कि ये डबल है तो हमारे पास ये भी मैप के ऊपर डबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये स्केल का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जितने भी मैप्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्केल के बेसिस पर ड्रॉ किए जाते हैं।
तो वही मेथड और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि मैप स्केल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 3 तरीके होते हैं बेसिकली। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल होता है, दूसरा ग्राफिकल स्केल रहेगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रहेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्केल है कि सिंपलेस्ट मेथड है स्केल रिप्रेजेंटेशन का। इसके अंदर आप क्या बोलते हो कि स्केल ऑफ मैप इज एक्सप्रेस्ड इन रिटन स्टेटमेंट। तो इसमें मैप के ऊपर आप रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हो कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू द 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो स्टेटमेंट स्केल हमारे पास मैप के ऊपर अवेलेबल रहती है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब उसी सेम पॉइंट का हमारे पास ग्राउंड के ऊपर 10 किलोमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेड है। द मेन डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड आर पीपल हु आर नॉट फैमिलियर विद द यूज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लेंथ ऑफ मेजरमेंट रहती है, उसकी यूनिट डिफरेंट रहती है, कहीं इंच होती है, कहीं यार्ड्स होती है। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जो पर्सनस इन सभी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को यूज नहीं करते। तो ये डिफ़िकल्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ स्केल को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो द स्टेटमेंट ऑफ स्केल विल चेंज अगर मैप जो है रिड्यूस हो जाता है या फिर एनलार्ज हो जाता है। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मैप रिड्यूस और एनलार्ज होता है तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल चेंज हो जाती है। इसके लिए हमारे पास क्या आया, दूसरा टाइप आया जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल स्केल। इसमें क्या चीज़ है कि इट रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज द ग्राफिकल स्केल। तो वही सेम चीज़ है, स्केल बेसिकली डेफिनेशन सेम रहेगी, बस उसके रिप्रेजेंटेशन को हम देख रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर था, दूसरा जो है वहाँ पर ग्राफिक के हिसाब से है कि जो भी डिस्टेंस मैप के ऊपर अवेलेबल है वही कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, जो कि ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर स्केल, बार स्केल और स्केल बार भी कहते हैं हम इसको। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, ये एक क्या है, ग्राफिकल स्केल है। इसमें दो चीज़ें हैं कि मीटर है, ठीक है, और एक किलोमीटर है। इसके अंदर प्राइमरी डिवीजन कौन सा है, जो किलोमीटर के ऊपर दे रखा है, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ पर भी जाओगे तो ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर को फर्दर क्या किया गया है, सेकेंडरी डिवीजन में डिवाइड किया गया है 200-200 मीटर के पैचेज में, ठीक है। तो ये बेसिकली है 1 किलोमीटर, बट इसको 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के 200-200 मीटर के पैचेज में सेकेंडरी डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो ये ग्राफिकल स्केल कहलाता है। ये किलोमीटर वाला प्राइमरी डिवीजन है। तो दो चीज़ें हैं इसमें जिसको हम थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं कि ग्राफिकल स्केल इज ऑल्सो नोन एज लीनियर स्केल, बार स्केल और स्केल बार। इन ग्राफिकल स्केल डिस्टेंस इज शोन ग्राफिकली अलोंग अ लाइन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविजन्स मार्क ऑन डेट। Length of a segment of line represents some distance on the earth. In a graphical scale, 0 point is located on the left of the scale. To the right of the 0, the scale is graduated in primary divisions, and from left of 0 scale is graduated in secondary division. तो यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1-1 किलोमीटर का हमारे पास प्राइमरी डिवीजन है। वहीं लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी डिवीजन है जो मीटर्स के अंदर है, हमारे पास 200-200 मीटर का पैचेज रखती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ग्राफिकल स्केल डेवलप हुआ किस पर्पज से हुआ वो चीज़ देख लेते हैं कि द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज डेट व्हेन अ पेपर इज रिड्यूस और एनालाइज। अगर हमारे पास किसी भी मैप के ऊपर या पेपर के ऊपर ये ग्राफिकल स्केल रिप्रेजेंटेड है, तो जैसे जैसे पेपर हमारे पास एनलार्ज करेगा या फिर हमारे पास रिड्यूस करेगा, वैसे वैसे ये जो स्केल है हमारे पास पेपर के ऊपर सिमिलर फॉर्म में एनलार्ज और रिड्यूस करेगा हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो डिस्टेंस हम एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर निकाल सकते हैं उस स्केल के बेसिस पे उतना ही हमारे पास रिड्यूस करेगा और एनलार्ज करेगा। सो द स्केल विल गेट प्रोपोर्शनली रिड्यूस और एनलार्ज। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्राफिकल स्केल का जो सबसे बढ़िया एडवांटेजेज है वो है कि जैसे जैसे मैप रिड्यूस और एनलार्ज करता है वैसे वैसे प्रोपोर्शनली हमारे पास स्केल रिड्यूस और एनलार्ज करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उससे पहले देखिए हमारे पास
राइट साइड जो था हमारे पास जीरो के वो फुल यूनिट्स को मेजर कर रहा था, जिसको हम प्राइमरी स्केल या प्राइमरी डिवीजन कह रहे थे। वहीं सेकेंडरी डिवीजन में क्या था, द स्केल इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स। किलोमीटर में हमारे पास प्राइमरी डिवीजन था, वहीं सब यूनिट मतलब मीटर के अंदर सेकेंडरी डिवीजन था, जो कि लेफ्ट ऑफ द जीरो था। ठीक है, तो ये ग्राफिकल स्केल के रिप्रेजेंटेशन था और उसका एडवांटेजेस भी हमने देख लिया। थर्ड जो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्मॉल स्केल डिनोमिनेटर की बात कर रहा था, वो हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर देखने वाले हैं कि इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब कि जितना यूनिट हमारे पास मैप के ऊपर हम लेंथ को ले रहे हैं, उतना ही यूनिट हम ग्राउंड के ऊपर ले रहे हैं। तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर यूनिट मतलब एक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, कोई यूनिट नहीं रहती है हमारे पास, ये रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारे पास आरएफ की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो उसी का एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ वी हैव ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1/1000 या 1:1000, इट मीन्स 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 1000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। अब यूनिट कोई सी भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 इंच भी हो सकती है। ठीक है, बट ये आपको याद रखना है कि अगर हम ये यूनिट मैप को रिप्रेजेंट या 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन मैप ले रहे हैं, तो वही सिमिलरली 1000 यूनिट क्या रहेगी ग्राउंड के ऊपर, 1000 मिलीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो होगा 1000 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर कवर करेगा। वहीं 1 मिलीमीटर अगर हम देख रहे हैं तो 1000 मिलीमीटर ग्राउंड के ऊपर कवर करेगा। तो सिमिलर यूनिट हमारे पास यहाँ पे भी 1000 इंच रहेगा कि यूनिट जो रहेगी हमारे पास ग्राउंड और मैप के ऊपर वो सिमिलर रहेगी। ठीक है, so RF is always written with the map distance as unit or 1 and is independent of any unit of the measurement, जैसे यार्ड्स हो गया, मीटर हो गया, इंच हो गया, सेंटीमीटर, किसी के भी इंडिपेंडेंट रहता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बोथ वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शन मस्ट हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइक 1 इंच रिप्रेजेंट 1000 इंचेज, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1000 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि 1 इंच अगर वो मैप के ऊपर है तो 1000 इंच जो है वो हमारे पास ग्राउंड के ऊपर बिटवीन दीज दोज 2 पॉइंट कवर करेगा हमारे पास। ठीक है, सो इन दिस मेथड न्यूमरेटर शो डिस्टेंस ऑन द मैप वाइल डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहीं पर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बार बार बात करता था कि 1 अपॉन में 1000 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है जितना लार्ज रहेगा उतना स्मॉल स्केल मैप रहेगा, और जितना लार्ज रहेगा हमारे पास उतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड के ऊपर कवर करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड कवर करता है हमारे पास। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्केल इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को समझाएगा आपको, और यही टाइप के सिंपल टाइप के क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला। तो इसमें आप देखोगे ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में ही हमने टोपोशीट नंबरिंग में जो स्केल देखे थे 1:25,000, 1:50,000, वो इसी के बेसिस पे थे, और इसी के बेसिस पे हमारे पास गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको टोपोशीट नंबरिंग दी जाएगी तो उसका स्केल आपको मान लीजिए 1:25,000 पता चल गया। ठीक है, उसकी नेमिंग के हिसाब से, और आपको दे दिया गया कि ग्राउंड के ऊपर 5 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, या फिर जो भी लेंथ है। ठीक है, तो वो कितना मैप के ऊपर या टोपोशीट के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी वो चीज़ आपको निकालनी है। तो उसके लिए ये स्केल पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला, उसके बाद आपको कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड देन मल्टीप्लाइंग मैप मेजरमेंट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे कि 1:1000 है, मैप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मान लीजिए ए टू बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 × 1000, 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 50 मीटर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल है कि स्केल जो होता है, या फिर आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देख लीजिए, तो मैप के ऊपर डिस्टेंस, ठीक है,
और वहीं आप डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड रहता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्या गिवन है, 1/1000 गिवन है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू गिवन है आपको डिस्टेंस ऑन द मैप गिवन है हमारे पास, मतलब कि ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिस्टेंस ऑन ग्राउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 5 × 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी से आप बाकी यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 1/25,000 स्केल आपको पता चल गया, और 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है मैप के ऊपर। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑन द मैप और डिस्टेंस अपॉन माई ग्राउंड। ग्राउंड का डिस्टेंस हमें पता चल गया 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ऑन मैप निकल जाएगा। 5 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5000 मीटर हो गया, और नीचे 25,000 है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप 1/5 मतलब 0.2 मीटर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका स्केल 1:25,000 है। 5 किलोमीटर ग्राउंड डिस्टेंस को 20 सेंटीमीटर लेंथ बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन है सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज versatile method as it can be used with any system of the measurement. For example, let us assume that 1 centimeter on the map represents 1 kilometer on the ground. अब मान लीजिए ये गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब आपको इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कवर करना है। तो 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है उसको ऊपर लिख दिया, 1 किलोमीटर जो नीचे है उसको नीचे लिख दिया जो ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है। अब इसकी यूनिट को आपको सेम करना है, तो सिंपल है कि किलोमीटर वाली यूनिट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब किलोमीटर से पहले हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 5 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 1 लाख जो होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, 1:1 लाख है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 1:10⁵ है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट ऑफ स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, और इसी के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे आप अगर डिस्टेंस ऑन द मैप या डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड पता है आपको, तो आप उससे स्केल के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, अगर डिस्टेंस ऑन द मैप गिवन है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि डिस्टेंस ऑन ग्राउंड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑन मैप गिवन होगा तो आपको सिंपल जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अवेलेबल है तो आपको जो डिनोमिनेटर में है अवेलेबल उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको डिस्टेंस ऑन मैप मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपल फार्मूला लिखिए, अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप सिंपल स्केल लिखिए कि डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू स्केल जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए जो भी आपका डीएम गिवन है, मतलब डिस्टेंस ऑन मैप गिवन है या फिर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड गिवन है। तो यहाँ से आप इजी कैलकुलेट करके सॉल्व करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल है, मैप के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और ग्राउंड के डिस्टेंस को डिवाइड करना है जो नीचे की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैप का स्केल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है मैप एलिमेंट्स, उसको देख लेते हैं। मैप एलिमेंट्स क्या है हमारे पास कि दीज आर नॉट डोमेन ऑफ ओनली geographers. In fact, they are also used by different people and professionals all over the world for various purposes. Therefore, the amount of information a map communicates or a reader can extract from it is dependent on certain elements of map. तो जो भी कार्टोग्राफर के लिए हेल्पफुल है या किसी मैप रीडर के लिए, मैप कम्युनिकेटर्स के लिए, तो ये एलिमेंट्स जो जो मैप के ऊपर अवेलेबल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मैप से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है,
So for better representation of maps, cartographers used some terms or elements to make readers understand maps easily and to interpret information displayed on them correctly. The main types of maps elements as shown in the figure 6 which include, तो मैप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो मैप के ऊपर अवेलेबल रहते हैं इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, मेन जैसे कि हमारे पास टाइटल हो गया, नीट लाइन हो गया, हमारे पास लीजेंड होता है, हमारे पास स्केल होता है। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन और सोर्स कौन सा है वो होता है। उसके बाद नॉर्थ एरो रहता है हमारे पास। ठीक है, बॉर्डर लाइन भी रहती है और मैप का फिगर जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ये लेबलिंग्स है। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे टाइटल हो गया कि बेसिकली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका फीचर क्या है। ठीक है, उसका लेजेंड हमारे पास जितनी भी लेबल्स हमारे पास यूज़ किए गए हैं, मतलब कि जो भी सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्केल हमने देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल होते हैं, तो कौन सा स्केल या कुछ ना कुछ स्केल जो ड्रॉ किया गया है मैप को कौन से स्केल पर किया गया है वो चीज़ लिखी हुई होती है हमारे पास। ठीक है, वो एलिमेंट्स भी अवेलेबल रहता है। नॉर्थ एरो भी हमेशा रहता है हमारे पास। प्रोजेक्शन टाइप क्या है, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, नीट लाइंस, मैप नोट्स, बॉर्डर लाइन, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास मैप एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, जो कि मैप के ऊपर अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में समझ लेते हैं। टाइटल आपको पता है कि जैसे इस मैप में क्या है, मैप ऑफ इंडिया है। ठीक है, सो टाइटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैप्स। ये टाइटल ऑफ मैप विल टेल यू व्हाट इट इज़ फॉर, मतलब ये मैप किस पर्पज़ के लिए, किस चीज़ के लिए और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ बताएगा आपको। ठीक है, इट शुड बी सिंपल एंड क्लियरली इंडिकेट्स इट्स पर्पज। टाइटल इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन top of the map to provide a clear indication on the thematic and geographic region displayed। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि टाइटल बेसिकली टॉप ऑफ द मैप हमारे पास होता है जो क्लियरली इंडिकेट करता है उसके पर्पज को, उसके थीम्स को, मतलब किस पर्पज के लिए उसको बनाया गया मैप को। ठीक है, तो टाइटल का यही काम है हमारे पास। ठीक है, दूसरा है लीजेंड। लीजेंड जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए गाइड विच लिस्ट सिंबल, जो भी आपने सिंबल यूज़ किया उस मैप के ऊपर। ठीक है, कलर यूज़ किया, मान लीजिए डॉट भी अगर आपने यूज़ किया या फिर स्क्वायर यूज़ किया। ठीक है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको किसके अंदर मिलेगी, लीजेंड के अंदर डिटेल मिलेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लीजेंड के अंदर आपको मिलता है हमारे पास। ठीक है, सो इट इज़ ए गाइड विच लिस्ट symbols and colors used on a map to represent different geographic features। legend helps to identify what symbols and colors represent। ठीक है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो legend के अंदर मिलता है। इट इज़ important to note symbols appearing in the legend should remain same as they appear in the body of the map। ऐसा नहीं है कि legend के अंदर हम कुछ और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। बेसिकली लीजेंड बनता ही हमारे पास मैप के उन पॉइंट से है या उन सिंबल और कलर से बनता है जो मैप के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, बस उसको क्या क्लासीफाई और रिप्रेजेंट किया जाता है लीजेंड के अंदर कि वो उस पॉइंट, उस कलर को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लीजेंड शुड बी डिस्क्राइब क्लियरली। उसके बाद स्केल की बात करते हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, थोड़ी देर पहले। सो स्केल रिप्रेजेंट्स द relationship between distance on the map and actual distance on the ground। Scale provides important information regarding linear aspects on the maps to the users। Scale on the map can be shown as a statement of scale, graphical scale और representative fraction। तीनों चीज़ हमने देख ली हैं। तो बेसिकली मैप के ऊपर स्केल जरूर अवेलेबल रहेगा क्योंकि मैप स्केल के बेसिस पे बनता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे बनता है। अगर नहीं बनेगा तो वो स्केच कहलाएगा, रफली बना दिया हमने। बट मैप के ऊपर स्केल अवेलेबल रहता है और पार्टिकुलर स्केल रहता है जो कि ग्राउंड फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो लॉजिकल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। मोस्ट ऑफ द कार्टोग्राफर्स प्रिफर ग्राफिक फॉर्म ऑफ स्केल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मैप मेकिंग, क्योंकि अगर मैप रिड्यूस और एनलार्ज होता है तो प्रोपोर्शनेटली हमारे पास जो स्केल है वो भी एनलार्ज और रिड्यूस होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर कार्टोग्राफर्स क्या प्रेफर करते हैं ग्राफिकल स्केल को। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन भी हमारे पास नॉर्थ एरो जो होता है वो भी अवेलेबल रहता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि डिफरेंट जो ओरिएंटेशन है डायरेक्शन को निकालने के लिए नॉर्थ एरो हो गया, कंपास रोज हो गया, ये यूज किया जाता है मैप के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन के बेसिकली वो किस डायरेक्शन में मैप ड्रॉ किया गया
वो नॉर्थ एरो से पता चलता है हमारे पास, ठीक है। सो इट इज अनदर इम्पोर्टेंट मैप एलिमेंट विद हेल्प ऑफ डायरेक्शन यू कैन डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ द मैप। तो नॉर्थ एरो ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डायरेक्शन और ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास क्या है, नॉर्थ एरो का यूज किया जाता है। एज अ रूल ईच मैप शुड हैव ए नॉर्थ एरो डेट पॉइंट्स टू द नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास रूल है कि नॉर्थ एरो का जो ऊपर वाला पोर्शन है या फिर जो उसका पॉइंट है वो नॉर्थ पोल की तरफ होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ एरो इज ए सिंबल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ लाइज। जनरली द नॉर्थ एरो इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द मैप। ये भी जनरली टाइटल के रेस्पेक्ट में हमारे पास उसी से टॉप ऑफ द मैप रखा जाता है हमारे पास, ठीक है। इन सम मैप्स कंपास रोज इज यूज्ड एज सिंबल टू इंडिकेट द कार्डिनल डायरेक्शन सच ए नॉर्थ भी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंपास रोज का यूज किया जाता है, जिसका पर्पज सेम है हमारे पास, ओरिएंटेशन बताना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको नॉर्थ पता चल गया तो उसके बाद ईस्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये साउथ हो जाएगा और ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको नॉर्थ की रिक्वायरमेंट या एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि नॉर्थ एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम क्रेडिट्स की बात करते हैं, वो भी हमारे पास एलिमेंट है जो मैप के ऊपर अवेलेबल रहता है, कि क्रेडिट्स इंक्लूड जैसे नेम ऑफ कार्टोग्राफर्स, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मैप मेकिंग, किस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से बना है वो, ये सारी चीज़ें क्रेडिट्स के अंदर आती हैं जो मैप के ऊपर अवेलेबल रहती हैं। क्रेडिट्स आल्सो इंडिकेट्स एक्यूरेसी कितनी है मैप की, पब्लिकेट कब हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन या फिर डेट ऑफ रिवीजन कब हुआ है मैप, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल जो है वो क्रेडिट्स के अंदर आते हैं जो कि मैप के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। क्रेडिट शुड बी रिटर्न इन स्मॉल रीडेबल टेक्स्ट, ठीक है, ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए जाते, स्मॉल रीडेबल टेक्स्ट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि ज़्यादा यूजफुल है और ये भी मैप के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। अब इनका काम क्या है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रखते हैं, ग्रेटिक्यूल्स को, जैसे कि लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, वो सारी चीज़ें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आती हैं। तो हमने तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइप से अवेलेबल है हमारे पास एज अ मैप एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर्स भी हैं, जैसे कि नीट लाइन हो गया अंदर वाली लाइन, और बाहर वाली है वो बॉर्डर लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि एग्जैक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, लोकेशन क्या है, ये हम उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स फाइंड आउट करके बता सकते हैं। So left and right margins of the map are marked by the position of latitudes while top and bottom margins are marked by the position of longitudes। क्योंकि अगर आप वर्टिकली चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैटिट्यूड्स मिलेगा, और आप अगर हॉरिजॉन्टली में जाओगे तो ये सभी मार्क्स किससे रहेंगे, लॉन्गिट्यूड से पोजीशन में अवेलेबल रहेंगे। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि वर्टिकली हमारे पास क्या है, मार्किंग रहती है लैटिट्यूड्स की, और हॉरिजॉन्टली जो रहती है मतलब कि बॉटम और अप साइड हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स की मार्किंग रहती है, ठीक है। सो कार्टोग्राफर्स हैव टेकन द इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लेते हैं, और वहीं हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को भी लेते हैं, ठीक है। ये कार्टोग्राफर्स का है कि ये 0 डिग्री क्या है वहाँ पर लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन, और इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें पता है कि 180 डिग्री इधर रहता है, 180 डिग्री ये हमने यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर का जो जोन का सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे देखा था हमने, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर है लैटिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। लैटिट्यूड्स अबाउट द इक्वेटर शो नॉर्थ, तो इक्वेटर के अब वहाँ पर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है हमारे पास। इन द सेम वे लाइंस टू द राइट जो होती हैं हमारे पास वो मेरिडियन शो ईस्ट, और वेस्ट जो है वो वहाँ पर लेफ्ट साइड होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मार्किंग है जिससे कार्टोग्राफर उस मैप को बनाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। फिर हमारे पास अगर बॉर्डर और नीट लाइंस की बात करते हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं मैप्स के ऊपर, ठीक है। ये भी एक मैप एलिमेंट्स है। सो दीज एलिमेंट्स जो है वो ऑप्शनल हैं। बॉर्डर्स हेल्प टू फ्रेम द होल मैप कंपोजिशन टू फोकस द अटेंशन ऑफ द रीडर्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद एस्थेटिकल भी होता है कि अगर आप मैप को बॉर्डर के साथ देखोगे, ठीक है, या किसी भी प्लेन पेपर को विदाउट बॉर्डर देखोगे और बॉर्डर के साथ देखोगे तो एक फ्रेम मिलता है उसको, ठीक है। तो होल मैप कंपोजिशन को अटेंशन देता है रीडर्स को,
ठीक है, जिसके अंदर वहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। नीट लाइन्स आर फाइनल लाइन्स देन बॉर्डर एंड ड्रॉन इनसाइड द बॉर्डर्स। नीट लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट वेयर एन एरिया ऑफ मैप बिगिंस एंड एंड्स। तो बॉर्डर लाइन जो है वो थिक होता है और नीट लाइन्स जो है वो फाइनल होती हैं, जो अटेंशन प्रोवाइड करती हैं रीडर्स को। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स थे जो मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेड होते हैं, जो मैप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं। बेसिकली टाइटल है टॉप साइड रहता है, एरो भी वहाँ पर टॉप साइड रहता है, लीजेंड हम बॉटम साइड, स्केल और ये जो मैप प्रोजेक्शन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन, नीट लाइन भी हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके लेबलिंग कैसे होती है वो चीज़ देख ली हमने। ठीक है, तो मैप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उससे इम्पोर्टेंट अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैप स्केल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो चीज़ हमने देखी है। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर ही, नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो आप गैलेक्सी और ज्योमेट्रिक्स के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गेट जो जियोमेट्रिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।